एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये प्रस्तावना। और प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही दृष्टिकोण से इसका महत्व जो है वो काफी ज्यादा है और इससे प्रश्न जो हैं वो हर समय आते ही रहते हैं। तो हम लोगों को इस प्रस्तावना में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है मैं पहले ही क्लियर कर दिया हूं कि यह जो प्रस्तावना हम पढ़ रहे हैं ये प्रीलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, इसमें मुख्य परीक्षा का दृष्टिकोण शामिल नहीं है। हम मुख्य परीक्षा के लिए फिर से हम लोग अलग से एक सीरीज बनाएंगे जिसमें केवल मुख्य परीक्षा की बातें की जाएगी। तो इस प्रस्तावना जब हमारे सामने शुरू होता है या कोई भी टॉपिक हमारे सामने जब स्टार्ट होता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी ये शैली है कि मैं उस टॉपिक से पहले आप सबों को परिचित कराता हूं, है ना, कि भाई ये टॉपिक, ये जो प्रस्तावना है ये प्रस्तावना क्या है ना, इस प्रस्तावना का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है इस प्रस्तावना का। जब हम इस प्रस्तावना के मीनिंग को ढूंढने का प्रयास करते हैं, जब इसके हम अर्थ को ढूंढते हैं तो कई सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। क्या है, आइए देखिए। मैं बहुत सिंपल भाषा में इसको बताने का प्रयास आपके साथ कर रहा हूं कि भाई जैसे मान लीजिए कि आप कोई पुस्तक खरीदते हैं, है ना, कोई भी किताब खरीदते हैं और जब आप पुस्तक खरीदते हैं तो इस पुस्तक के प्रारंभ में एक प्राकथन होता है ना, पुस्तक के प्रारंभ में उसका प्रीफेस होता है, उसकी भूमिका होती है। तो वह जो प्राकथन या प्रीफेस उस पुस्तक के प्रारंभ में होता है उससे पढ़कर हम उस पुस्तक के विषय वस्तु, उस पुस्तक का कंटेंट क्या है, उस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, उस पुस्तक को किस विषय वस्तु पर लिखा गया है, क्या क्या उसका सार है, इन बातों का अंदाजा हम लगा लेते हैं जब उसके हम प्राकथन को पढ़ते हैं। तो जिस प्रकार एक पुस्तक का प्राकथन उस पुस्तक से हमारा परिचय कराती है, ये बताती है कि वह पुस्तक जो है क्या कहना चाह रही है, उस पुस्तक का कंटेंट क्या है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक लिखित संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है ना, जो प्रस्तावना उस संविधान से हमारा परिचय कराती है, उस संविधान से हमको रूबरू कराती है कि भाई जो संविधान आप पढ़ने जा रहे हैं उस संविधान की रूपरेखा क्या है, उस संविधान का दर्शन क्या है, उस संविधान में शासन का स्वरूप क्या है, उस संविधान के में जो शासन तंत्र बनाया गया है उस शासन तंत्र का लक्ष्य क्या है, उस संविधान में जनता और शासन के बीच किस प्रकार के संबंध हैं, जनता को कैसे अधिकार दिए गए हैं, इन सारे बातों का एक जो अभिव्यक्ति है वो हमें प्रस्तावना में दिखाई पड़ता है, वो हमें प्रियम्बल में स्पष्टतया दिखता है। तो कुल मिलाकर जब हम अपने इस प्रियम्बल का मूल्यांकन करते हैं, जब हम प्रियम्बल को देखते हैं तो भारत के भी संविधान की प्रस्तावना में ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी कि जब भारत के संविधान की प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं तो संविधान की प्रस्तावना हमें क्या बताती है कि भाई भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, भारत में राज्य का जो स्वरूप होगा वह किस प्रकार होगा, अर्थात यहाँ का जो शासन तंत्र बनेगा वह भारत को किस रूप में आगे लेकर बढ़ेगा, जो शासन तंत्र बनेगा उस शासन तंत्र का उद्देश्य क्या होगा, है ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। जनता, जैसे फंडामेंटल राइट अब संविधान के प्रावधानों में देखिएगा तो संविधान के प्रावधान जो हैं वो इसी प्रस्तावना से अपनी स्फूर्ति ग्रहण करते हैं, है ना, इसी प्रस्तावना से वे प्रेरणा ग्रहण करते हैं।
सुभाष काश्यप कहते हैं कि भाई संविधान जो है वो राज्य के अंगों का गठन करती है, राज्य के अंगों का निर्माण करती है, और उन अंगों के गठन के पीछे, उन अंगों के निर्माण के पीछे एक प्रेरणा होती है, एक आत्मा होती है, और वही प्रेरणा और आत्मा क्या कहलाती है? तो संविधान की प्रस्तावना कहलाती है ना। तो इस प्रस्तावना के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें या कई चीजें लोगों ने कही भी है। जैसे एनके पालकीवाला जो हैं, उन्होंने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है ना। अर्थात संविधान का जो परिचय होता है, संविधान का जो हमारे सामने इंट्रो होता है, वो किस चीज से होता है? इन्हीं प्रस्तावना से होता है। इसीलिए उस प्रस्तावना को क्या कहा गया है? परिचय पत्र कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है ना। हालांकि ये मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न भी आता है, यूपीएससी ने भी इस प्रश्न को पूछा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है कैसे, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि एक आत्मा जो होती है हर व्यक्ति के शरीर में, उस आत्मा के ही उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये शरीर का अंग जो है ये कार्य करता है। हमारा आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, ये सब वही काम करता है जो आत्मा चाहती है, जो आत्मा का इच्छा होता है। उसी प्रकार संविधान के विभिन्न प्रावधान जो इस देश के अंग हैं, जो इस राष्ट्र के अंग हैं, वो वही कार्य करते हैं जो संविधान की प्रस्तावना का इच्छा होता है, जो प्रस्तावना चाहती है ना। तो इसी प्रकार जिस प्रकार आत्मा के इच्छा से शरीर के अंग कार्य करते हैं, ठीक वैसे ही प्रस्तावना के इच्छा से संविधान के प्रावधान कार्य करते हैं। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब यहां प्रीलिम्स की परीक्षा में एक बहुत कंफ्यूजन होता है। सीधे अगर प्रश्न पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा प्रस्तावना। और अगर यह प्रश्न पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो उसका उत्तर होगा अनुच्छेद 32। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रश्न के पूछने की प्रकृति के अनुसार आपके उत्तर परिवर्तित होंगे। तो जो संविधान की आत्मा है उसका उत्तर प्रस्तावना, और अंबेडकर के अनुसार आत्मा है उसका उत्तर अनुच्छेद 32। अब अगर भारत के संविधान के ऊपर प्रभावों की आप बात करिए, तो भारत के संविधान के ऊपर 3 महत्वपूर्ण क्रांतियों का प्रभाव है। ये 3 बहुत वैश्विक क्रांतियां हैं जिसका प्रभाव आपके भारत के संविधान की प्रस्तावना पर दिखेगा। ये 3 क्रांति कौन कौन सी है? तो ये 3 क्रांति है। पहली क्रांति फ्रांसीसी क्रांति है ना, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। दूसरा अमेरिकी क्रांति का प्रभाव, और तीसरा रूसी क्रांति का प्रभाव, है ना। तो ये 3 महत्वपूर्ण क्रांतियों का प्रभाव आपके संविधान की प्रस्तावना में दिखता है। जैसे संविधान में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को स्वीकार किया गया है। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो अवधारणा है ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी बात की गई है। तो जो ये राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है, वह प्रभाव अमेरिकी क्रांति से प्रभावित है। और संविधान की प्रस्तावना में जो आर्थिक समानता की बात की गई है, वह रूसी क्रांति से प्रभावित है, वह रशियन रिवॉल्यूशन से प्रभावित है।
तो कुल मिला के इन 3 प्रमुख क्रांतियों का प्रभाव हमारे संविधान की प्रस्तावना पर दिखाई पड़ता है। अब मुझे लगता है कि प्रस्तावना तो सामान्यतः सबको याद कर लेना चाहिए कि प्रस्तावना जो है वह क्या है, और प्रस्तावना का एक जो शब्दावली है वो आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। आपके प्रश्न को की जो प्रकृति है उसमें इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछा जाता है, कुछ शब्दावली दे देता है और पूछता है कि उसको सजाइए, तो याद रहेगा तभी उसको सजा पाएंगे। जैसे कहेगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शब्द दे देगा और 4 ऑप्शन में इसका क्रम बदल देगा और कहेगा सही क्रम को चुनिए, तो याद रहेगा तभी आप चुन पाएंगे। उसी तरह से न्याय पूछ देता है कि न्याय कितने प्रकार के हैं, है ना, या कौन कौन न्याय हैं, तो इसलिए वो सबको याद रहना चाहिए। और सिविल सेवा के जितने भी परीक्षार्थी हैं, जो लोग सिविल सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनसे यह उम्मीद की जाती है कि आप इस प्रस्तावना को जरूर याद रखें। और सिविल सेवा ही नहीं, जितने भी जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के, उनको तो इस देश की प्रस्तावना को तो याद रखनी ही चाहिए, जो यहाँ से शुरू होता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो मेरी थोड़ी सी प्रस्तावना का अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, अपना एक अलग शैली है। उसी शैली और उसी स्ट्रक्चर से मैंने आपके सामने इस प्रस्तावना को रख रहा हूं, है ना। जो आपके सामने यहाँ एक डायग्राम खींचा हुआ है, एक आलेख खींचा हुआ है आपके सामने। आप इसको एक बार मुआयना करेंगे जब आप इस आलेख को, तो देखिए सबसे पहली चीज कि भाई ये प्रस्तावना है, क्या कह रहा है, बनाने के लिए, है ना। प्रस्तावना कह रहा बनाने के लिए, किसे बनाने के लिए और क्या बनाने के लिए, है ना, किसे बनाने के लिए और क्या बनाने के लिए। और उसके बाद दूसरा एक टॉपिक इसमें मैंने बनाया है, प्राप्त कराने के लिए। तो किसे प्राप्त कराने के लिए और क्या प्राप्त कराने के लिए, है ना। और एक तीसरा मैंने टॉपिक यहां बनाया है, वह है बढ़ाने के लिए, है ना। तो किनमें बढ़ाने के लिए और क्या बढ़ाने के लिए, है ना। ये प्रस्तावना का एक तोड़ा गया है ना। प्रस्तावना को कई भागों में उसका विभाजन किया गया है। आप देखिए, तो बनाने के लिए, किसे बनाने के लिए, भारत को बनाने के लिए। याद करिए क्या कहता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है ना। तो किसे बनाना है, भारत को। भारत को हम क्या बनाना चाहते हैं, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। आप चिंता ना करें, इन सारे शब्दों को हम व्याख्यायित भी करेंगे। मैं एक बार इस स्ट्रक्चर को आपके सामने बस व्याख्यायित कर दे रहा हूं, और उसके बाद फिर एक एक करके इन सारे शब्दों की भी चर्चा करेंगे, और भी जो प्रस्तावना से संबंधित बातें हैं उसको भी इसमें मैं लेकर आऊंगा। तो भारत को कैसा बनाना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है ना। एक ऐसे राज्य के रूप में निर्मित करना है जिस राज्य का स्वरूप इस शब्दावली से स्पष्ट हो रहा है ना। दूसरा इसमें मैंने एक टॉपिक दिया है, प्राप्त कराने के लिए। किसको प्राप्त कराना है बाबू, तो भारत के नागरिकों को, है ना। भारत के नागरिकों को प्राप्त कराना है। और क्या प्राप्त कराना है, तो न्याय प्राप्त कराना है। कितने प्रकार का न्याय, तो 3 प्रकार का न्याय, है ना। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कराना है। तो कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है हमारी प्रस्तावना में? 3 प्रकार का। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एकदम क्लियर रखिएगा, ये 3 ही न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये कई बार सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। स्वतंत्रता भी उपलब्ध कराना है भारत के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता भी देना है। तो किस किस चीज की स्वतंत्रता? देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, है ना? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हम कुछ भी विचार कर सकते हैं, है ना? हम अभिव्यक्ति, जो चीज हम विचार के अंतर्गत ला रहे हैं, यानी जिस चीज पे हम लोग विचार कर रहे हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना? उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, चाहे उस अभिव्यक्ति का माध्यम कुछ भी हो। अब मान लो कि कोई अगर फिल्म मेकर है तो फिल्म बनाकर अपना विचार अभिव्यक्त करेगा। यदि कोई कार्टूनिस्ट है तो कार्टून बनाकर अपने विचार को अभिव्यक्त करेगा। कोई लेखक है तो लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करेगा। तो कुल मिला के अलग अलग अपने अभिव्यक्ति के माध्यम हो सकते हैं। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विश्वास, धर्म और उपासना, हमें यह स्वतंत्रता है कि हम एक किसी निश्चित धर्म में, पंथ में विश्वास करें, और जिस धर्म और पंथ में हम विश्वास कर रहे हैं उस विश्वास के अनुरूप अपना धार्मिक आचरण बनाएं, उस पद्धति का पालन करें जिस पद्धति का हम विश्वास किए हैं, जिस पद्धति में हमारा फेथ है ना? और समता, कैसी समता? तो 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, है ना? कैसी समता? तो प्रतिष्ठा और अवसर, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इसकी इक्वलिटी की बात कही गई है। प्रतिष्ठा और अवसर, यानी जीवन जीना प्रतिष्ठा के साथ, है ना, पूरी डिग्निटी के साथ, और अवसर, सबको समान अवसर मिले, है ना? सबको समान अवसर, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो, ये नागरिकों को उपलब्ध कराना, है ना? तो अब आगे बात करेंगे कि ये बनाने का दायित्व किसको है, प्राप्त कराने का दायित्व किसको है, और ये बढ़ाने का दायित्व किसको है। इसके जस्ट बाद इसकी चर्चा भी करेंगे हम लोग। बढ़ाना है, किन में बढ़ाना है भाई? तो भारत के नागरिकों में बढ़ाना है ना? किस में बढ़ाना है? भारत के नागरिकों में बढ़ाना है ना? क्या बढ़ाना है? बंधुता, फ्रेटर्निटी बढ़ाना है, भाईचारा बढ़ाना है। और बंधुता को 2 तरह से, एक तो व्यक्ति की गरिमा, है ना, और दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता, है ना? व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखना, हर व्यक्ति के प्रतिष्ठा का ख्याल रखना, हर व्यक्ति के डिग्निटी को चोट नहीं पहुंचे, इसका ख्याल हर व्यक्ति रखे। देखो कितना एक बड़ा लक्ष्य तय किया गया है। कहा गया है कि भाई हर व्यक्ति के डिग्निटी का ख्याल हर व्यक्ति रखे। और स्वाभाविक बात है, जब हम आपकी डिग्निटी का ख्याल रखेंगे, आप मेरी डिग्निटी का ख्याल रखेंगे, तो हमारे और आपके बीच में तो विरोध हो ही नहीं सकता है। और जब हमारे और आपके बीच में विरोध नहीं होगा, हमारे और आपके बीच में मतभेद नहीं होंगे, हमारे और आपके बीच में टकराव नहीं होगा, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता तो स्वयमेव मजबूत हो जाएगी। राष्ट्र की एकता और अखंडता तो अपने आप स्थापित हो जाएगी। उसको लिए कोई अलग से बहुत बड़ा
कोई कार्य करने की उसके लिए जरूरत नहीं है, वो तो स्वयमेव होता चला जाएगा। सब लोग एकजुट होते जाएंगे और जब सब लोग एकजुट होंगे तो जो अलगाववाद, विखंडनवाद, विभाजनकारी प्रवृत्तियां हैं उनका धीरे धीरे क्षरण होने लगेगा, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे और राष्ट्र एक ऐसे मजबूती और ऐसे अखंडता के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा जहां राष्ट्र अपने विभाजनकारी प्रवृत्तियों को बहुत पीछे छोड़ देगा। तो संविधान निर्माताओं ने जो प्रस्तावना में यह ध्येय रखा, उस ध्येय के पीछे यही मकसद था कि ये व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखना ये किसी अथॉरिटी का काम नहीं है, ये हम सबका काम है। ये हम एक दूसरे की गरिमा का ख्याल रखें, एक दूसरे की गरिमा पर किसी भी प्रकार का चोट नहीं पहुंचे, इसका ख्याल रखें और तभी जाके हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या होगी, मजबूत होगी। और राष्ट्र की एकता और अखंडता और संविधान लागू हुआ किस तिथि को, 26 नवंबर 1949 कहता है अंगीकृत, है ना, कहते हैं ना कि 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। अंगीकृत का मतलब क्या है, हम इसे स्वीकार करते हैं, किसे, अपने इस संविधान को। अधिनियमित, लागू करते हैं और आत्मर्पित, स्वयं के ऊपर आरोपित करते हैं। यानी इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग है कि ये हमारे देश के नागरिकों के द्वारा संविधान स्वीकार किया गया, हमारे देश के नागरिकों के द्वारा इस संविधान को अधिनियमित किया गया, लागू किया गया और देश के नागरिकों ने स्व इच्छा से, स्व प्रेरणा से अपने ऊपर इस संविधान को आरोपित किया, अपने ऊपर इस संविधान को लागू किया। उसको लिए किसी बाह्य शक्ति, किसी बाह्य प्रभाव का उस पर कोई दबाव नहीं था। यानी हमारा संविधान स्व प्रेरणा से लागू किया हुआ एक संविधान है, न कि एक थोपा हुआ संविधान है, जो कि कई बार आलोचकों ने इस संविधान की आलोचना करते हुए ये बातें कही है। लेकिन प्रस्तावना के ये शब्दावलियां यह स्पष्ट करती हैं कि भारत का संविधान स्व प्रेरणा से उत्पन्न एक दस्तावेज है, जिसको भारत के नागरिकों ने अपने ऊपर आरोपित किया है। तो मुझे लगता है कि ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा और ये डायग्राम से ही आपके कई सवाल बन जाएंगे। जैसे एक तो ये सवाल पूछा जाता है बार बार कि इस क्रम को सजाइए, तो ये क्रम यही है ना। इस क्रम को सजाने का सवाल कई बार ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आ चुका है ना, ये सीरीज बनाने का प्रश्न। दूसरा, ये न्याय से संबंधित प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कितने प्रकार के न्याय हैं, है ना, और कौन कौन न्याय हैं। वैसे ही ये स्वतंत्रता भी पूछा गया है ना, ये समता भी पूछा गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाई किस क्रांति का प्रभाव है। तो ये 3 क्रांतियों का प्रभाव मैंने आपके सामने व्याख्यायित की। कुल मिला के इस खंड से या इस पूरे डायग्राम से आपके प्रस्तावना के कई सारे प्रश्न जो होंगे वो हल हो जाएंगे। आप घटना चक्र जब टॉपिक खत्म हो जाता है, आप खुद घटना चक्र खोल के और प्रश्न को बनाइएगा, एकदम सारे प्रश्न बनेंगे, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं फंसेगा, ये पूरा दावा है मेरा। चलिए अब थोड़ा सा हम इससे आगे अब बढ़ते हैं कि भाई प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको जान लेना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए। चलिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है ना। ये कहा है इनके पालकी वाला ने, है ना,
एनके पालकीवाला ने कहा है कि भाई संविधान का यह परिचय पत्र है, इससे हमारे संविधान से हमारा परिचय होता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है ना, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इस अभी थोड़ी देर पहले इससे अंबेडकर वाली बात भी आपको बताई है कि अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा जो है वो अनुच्छेद 32 है, ये ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना जब बना था तो महत्वपूर्ण बात है यहां कि प्रस्तावना संविधान बनने के बाद सबसे अंत में बना था। और प्रस्तावना बेसिकली क्या है, तो जो पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, तो पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, उसी का अगला रूप जो है, उसी का अगला प्रारूप हमें दिखाई पड़ता है किस चीज में, प्रस्तावना में, है ना। उसी का अगला रूप हमें प्रस्तावना के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। अभी तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, मात्र एक बार। यह भी सवाल आपकी परीक्षा में आया हुआ है ना। प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है और यह संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, है ना, 1976। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, यही प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन है। और इस 42वें संविधान संशोधन से कुछ चीजें हमारे संविधान में ऐड की गई, थोड़ा सा उसको देखिए, उसको मैं बता देता हूं। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976, 3 शब्द जो है वो हमारे संविधान में ऐड किया गया है ना। 3 शब्द हमारे संविधान में इस समय जोड़ा गया। वो 3 शब्द जो है वो क्या था, आप देखिएगा थोड़ा सा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, है ना। ये 3 शब्द जो हैं वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में ऐड किया गया। किस संविधान संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन से। हजारों बार ये सवाल आपकी परीक्षा में आ चुका है ना। हजारों बार ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो हैं वो प्रस्तावना में ऐड किया गया। अगर आप बात करें 42वें संविधान संशोधन के पहले का, तो उसके पहले प्रस्तावना में 85 शब्द थे, है ना। और 42वें संविधान संशोधन के पश्चात, उसके बाद जो शब्दों की संख्या हो गई है, अब प्रस्तावना में शब्दों की संख्या 88 हो गई है ना। 88 शब्द जो हैं वो प्रस्तावना में अब बन गए हैं, है ना। तो इस प्रकार ये भारत के संविधान का एकमात्र बार संशोधन हुआ जो आपके सामने, एकमात्र बार प्रस्तावना का संशोधन हुआ जो 42वां संविधान संशोधन है, और उससे 3 शब्द जो हैं वो प्रस्तावना में ऐड किए गए। अब थोड़ा सा इससे आप आगे बढ़िए, तो एक चीज है कि प्रस्तावना से प्राप्त होने वाली
जानकारी, है ना, प्रस्तावना से प्राप्त होने वाली जानकारी। उसमें पहली जो जानकारी है वो है सत्ता का स्रोत, है ना, सत्ता का स्रोत। अभी सत्ता के स्रोत का क्या मतलब है, सत्ता के स्रोत का क्या अर्थ है? अगर हम सत्ता के स्रोत को समझने का प्रयास करें तो हमें यह जानकारी मिलती है प्रस्तावना से कि भाई भारत में सत्ता का स्रोत कौन है, यानी यहां सत्ता कहां से निकलती है ना। तो जैसे एक शब्द लिखा है इसमें, हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो हम भारत के लोग, कह रहा है कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर। तो इस बात को समझिए थोड़ा, कौन बनाना चाहता है भारत को और कौन उपलब्ध कराना चाहता है इन नागरिकों में न्याय, स्वतंत्रता और समानता? हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के लोग ये चाहते हैं कि भारत ऐसा बने, है ना। तो भारत को ऐसा बनाने के लिए, और अंतिम 3 पद याद करिए, क्या कह रहा है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, है ना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए डैश 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 डैश, नीचे आ जाओ, क्या कह रहा है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, यानी इस संविधान को स्वीकार करते हैं, लागू करते हैं और अपने ऊपर भी आरोपित करते हैं, है ना। यानी हम ये निर्णय लेंगे कि हमारे भारत को कैसे बनाया जाना है, क्या बनाया जाना है, और जो बनाया जाना है उसके लिए क्या मार्ग अपनाया जाना है, उसके लिए कौन सा मार्ग चुनना है, और जो मार्ग चुनना है उसकी कौन सी प्रक्रिया से हम चुनेंगे, इसका भी निर्धारण हम करेंगे। और इसलिए आप देखिए, प्रत्येक 5 वर्ष पे जो प्राधिकार का गठन होता है, हमारे यहां सरकारें बनती हैं, उसका निर्णय कौन लेती है? जनता लेती है। जनता ही यह तय करती है कि कौन विचारधारा के लोग हमारे ऊपर शासन करेंगे। हम 5 वर्ष के बाद यदि उस विचारधारा से सहमत नहीं होते हैं तो उस सरकार को हम परिवर्तित कर देते हैं, उस सरकार को हम बदल देते हैं। यानी हम ही यह निर्णय लेते हैं, हम ही यह डिसाइड करते हैं कि हमारे देश में किसका शासन होगा। अंतिम रूप से सत्ता जनता में निहित है, जनता ही यह निर्णय करती है। तो भारत के संविधान के इन पंक्तियों से यह ज्ञात होता है कि सत्ता का स्रोत कौन है, तो सत्ता का स्रोत भारत की महान जनता है ना। क्लियर? तो संविधान की प्रस्तावना से हमें यह पहली जानकारी मिलती है कि भाई सत्ता का स्रोत कौन है, सत्ता निकल कहां से रही है। तो सत्ता निकल रही है कहां से? आम जनता से, है ना। आम जनता ही उनको वह शक्ति दे रही है ना। यहां 1-2 शब्दों को थोड़ा अगर समझ लेंगे तो और बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। जैसे एक शब्द है शक्ति और एक शब्द है सत्ता। अगर किसी को शक्ति मिल रही है
तो शक्ति क्या होता है, पावर किसको कहते हैं? तो शक्ति का कोई पूर्ण रूपेण परिभाषा दे पाना संभव नहीं है। शक्ति एक तुलनात्मक अवधारणा है ना, एक कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट है यह। और तुलनात्मक अवधारणा में जैसे मान लो कि कहते हैं हम कि ए और बी दो व्यक्ति हैं और ए बी से वह सारा काम करा लेता है जो बी नहीं करना चाहता है, या बी जो काम करना चाहता है ए उसे नहीं करने देता है, तो हम क्या कहेंगे कि ए बी से अधिक शक्तिशाली है ना। तो उसको शक्ति दिया गया है। अब ये शक्ति के कई रूप हो सकते हैं। अगर हम अभी अपने राजनीतिक संदर्भ में बात करें तो मान लीजिए कि 5 वर्ष पे जनता जिन लोगों को चुनती है उन लोगों को शक्ति देती है, लेकिन शक्ति देती है जरूर शासन का, उनको शक्ति मिलती है शासन का, लेकिन इस शक्ति को जब वो वोट के माध्यम से देती है ना, वोट के माध्यम से प्रदान करती है। तो यहां थोड़ा सा समझिए, शक्ति को जब वैधता मिल जाए, शक्ति को जब वैधता मिल जाए तो यही शक्ति क्या बन जाती है, सत्ता, है ना। तो शासन की शक्ति मिली हुई है उस राजनीतिक वर्ग को, तो यह शक्ति लेकिन किससे मिली है, जनता से मिली है। और जनता उस शक्ति को वैधता प्रदान करती है, किस चीज से, वोट से। तो यह शक्ति क्या बन जाती है, सत्ता, है ना। तो जो जनता ने वोट दिया तो जनता ने उस शक्ति को वैधता प्रदान किया कि ठीक है हम तुम्हें वैध मानते हैं कि तुम हमारे ऊपर 5 वर्षों तक शासन करो। तो वह वोट के माध्यम से उस शक्ति को, उस राजनीतिक पावर को, उस पॉलिटिकल जो पावर है, राजनीतिक शक्ति है, उसको वह वैधता प्रदान कर रही है। तो उसके वोट की वैधता से जो वह राजनीतिक शक्ति था अब वह क्या बन गया, सत्ता। तो सत्ता की स्रोत कौन हुई, भारत की जनता, है ना। भारत की जनता ने ही यह तय किया कि भाई कौन व्यक्ति और किस रूप में सत्ता संभालेगा और कैसे कार्य करेगा। तो ये पहली जानकारी हमें प्रस्तावना से मिलती है जिसका नाम है सत्ता का स्रोत, है ना। आइए दूसरी क्या जानकारी मिलती है हमें इस प्रस्तावना से। अगर हम दूसरी जानकारी के बारे में आपसे बात करें तो दूसरी जानकारी हमें मिलती है अगर आप दूसरी जानकारी के बारे में चर्चा करें तो राज्य का स्वरूप, है ना, राज्य का स्वरूप, है ना। अब ये राज्य का स्वरूप क्या है ना। तो देखिए प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं तो उसका पहला ही लाइन है, क्या लिख रहा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, लिख रहा हूं मैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, है ना, लिखा हुआ है। तो भारत कैसा होगा, कह रहा है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, यानी भारत एक ऐसा राज्य होगा जिस राज्य के ऊपर किसी भी आंतरिक और बाह्य शक्ति का प्रभाव नहीं होगा और वह बिना किसी के प्रभाव में आए हुए अपना निर्णय निर्माण करेगा, अपना निर्णय लेगा,
है ना, एक ऐसे भारत का निर्माण करना है। इस सारे शब्दों की व्याख्या हम लोग डिटेल आगे करेंगे। भारत कैसा होगा? तो भारत का राज्य एक समाजवादी राज्य होगा, अर्थात भारत के राज्य में राज्य की प्रमुख भूमिका होगी, राज्य नियंत्रित व्यवस्थाएं होंगी, यहां के उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज के सभी वर्ग के लोगों का समान अधिकार होगा। ऐसी ही व्यवस्था होगी और भारत कैसा बनेगा? एक समाजवादी राज्य बनेगा। पंथ निरपेक्ष, यानी भारत का जो राज्य होगा, भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी भारत एक धार्मिक राज्य नहीं होगा। वह किसी भी धर्म विशेष को प्रमोट नहीं करेगा, बल्कि वह एक ऐसा माहौल बनाएगा जिस माहौल में यहां पर रहने वाले सभी धर्म के अनुयायी अपने धर्मों का पालन पोषण करेंगे, धर्म को मानेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे, है ना। यहां एक बात मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि एक केस आया था ऑथिस्ट इंडिया केस, और ऑथिस्ट इंडिया केस जो आंध्र प्रदेश सरकार के साथ था, उस ऑथिस्ट इंडिया के केस में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि भाई भारत की जो पंथ निरपेक्षता है वह सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है, वह नकारात्मक नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि हम नास्तिक हैं, हम नास्तिक नहीं हैं। यहां पंथ निरपेक्ष होने का मतलब नास्तिक होना नहीं है। यहां हम मानते हैं अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, है ना, लेकिन वो एक किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। सब लोग एक माहौल बनाएंगे, एक वातावरण देंगे जिसमें सब लोग अपना उत्थान कर सके, सब लोग अपनी प्रगति कर सके। ऐसा माहौल का निर्माण करेंगे। किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ राज्य हमारा नहीं होगा। जैसे विश्व के कई देशों में कई इस्लामिक स्टेट हैं, वो क्या है? धार्मिक राज्य है। ऐसे वेटिकन सिटी देख लो, वो क्रिश्चियनिटी वाला राज्य है। तो ये सब धार्मिक स्टेट हैं। इंडिया इज नॉट ए रिलीजियस स्टेट, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। बट जो सेकुलर स्टेट का कंसेप्ट है, जो भारत में सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है, वह पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, वह निगेटिव सेकुलरिज्म नहीं है। लोकतांत्रिक भारत कैसा होगा? तो भारत में जो अथॉरिटी चुनी जाएंगी, जो प्राधिकार चुना जाएगा, इस प्राधिकार को जनता के द्वारा चुना जाएगा, है ना। जनता चुनेगी इस प्राधिकार को। जैसे आप देखिए, प्रत्येक 5 वर्ष पर सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी जनता चुनाव करती है, और वह इस बात का निर्णय करती है कि भाई अब सरकार में कौन बैठेगा, कौन निर्णय लेगा, कौन इस रूप में अब कार्य करेगा, है ना। ये सारी बातें अब जनता ही तय करती है। तो यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और केवल सेंट्रल और स्टेट के लेवल पर ही क्यों, लोकल लेवल पर भी तो यह व्यवस्था है। जैसे अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, है ना, नगर परिषद, ये सारी जो क्षेत्र आते हैं। उसी तरह से पंचायत लेवल पे आप चले जाइए तो वहां भी जनता चुन रही है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो पंचायत लेवल पे कार्य कर रहे हैं। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसमें जनता ही शासन करेगी। यह अलग बात है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है, लेकिन वो जनता का ही शासन होगा। और गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है कि भारत एक ऐसा राज्य होगा जिस राज्य का सर्वोच्च पद, जैसे भारत का सर्वोच्च पद क्या है? भारत का राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च पद जो होगा वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, है ना, प्रत्यक्ष या
अप्रत्यक्ष चुना जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष ही चुना जाए, अप्रत्यक्ष भी चुना जाए, लेकिन वह जनता के द्वारा चुना जाएगा, एक निश्चित समयावधि के लिए चुना जाएगा और उसके बाद जनता फिर नया प्रतिनिधि चुनेगी, है ना। तो भारत का सर्वोच्च पद भारत का राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है। ये अलग बात है कि वो अप्रत्यक्ष ढंग से चुना जाता है, लेकिन वह जनता के द्वारा चुना जाता है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और 5 वर्ष के बाद फिर से चुनाव होते हैं और फिर से हम किसी नए व्यक्ति को या उसी व्यक्ति को दोबारा भी हम चुन सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ गणराज्य का मतलब है। तो ऐसा ही भारत बनाना है, ऐसा ही भारत के स्वरूप को निर्धारित किया गया है भारत के संविधान में और प्रस्तावना से उसकी अभिव्यक्ति हो रही है ना। प्रस्तावना उसको परिलक्षित कर रहा है कि भारत के राज्य का स्वरूप जो होगा वो कैसा होगा, है ना। ये प्रस्तावना से मिलने वाली दूसरी जानकारी थी। पहली जानकारी सत्ता का स्रोत, दूसरी जानकारी हमें मिली है वो है राज्य का स्वरूप। अब आइए तीसरी जानकारी के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, है ना। चलिए, जो तीसरी जानकारी है उसमें है राज्य कह लीजिए या इसको शासन भी आप कह सकते हैं, है ना, का उद्देश्य, है ना। अब इसका क्या मतलब है? राज्य या शासन का उद्देश्य कह रहा है ना। तो राज्य या शासन के उद्देश्य का क्या मतलब है भाई? कि जो शासन तंत्र बनेगा वह शासन तंत्र क्या करेगा। यहां बात मैं एक क्लियर कर दूं, जो जगह जगह राज्य और शासन की यहां बात हो रही है, तो राज्य क्या है? राज्य एक संस्था है जो अमूर्त रूप में है ना, जो अमूर्त रूप में है, और इसी राज्य की अमूर्तता को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है शासन के द्वारा, है ना। अब जैसे कहा जा रहा है कि भारत ऐसा काम कर रहा है, अरे भाई तो भारत की सरकार ने ये काम कर रही है, भारत का ये शासन न काम कर रहा है। तो राज्य एक अमूर्त संस्था है और उसके उस अमूर्तता को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है शासन के द्वारा, है ना। अब यहां आप देखिए कि भाई जो राज्य या शासन का उद्देश्य तय किया गया है, क्या उद्देश्य तय किया गया है, क्या दिया गया है कि भाई भारत के नागरिक जब कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो कहता है कि उसके नागरिकों को, है ना, क्या प्राप्त कराना पड़ेगा। स्ट्रक्चर खींचे थे उसमें बताए थे, क्या प्राप्त कराना पड़ेगा बाबू? तो न्याय प्राप्त कराना पड़ेगा, है ना। कितने तरह का न्याय है? तो न्याय कहता है कि सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है ना। तो कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय यानी समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, सब लोग समान रूप से अपने जीवन यापन करेंगे और अपनी डिग्निटी के साथ अपने जीवन को जिएंगे। आर्थिक न्याय, सबको समान अवसर होगा कि वे अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार आय अर्जित कर सके,
धनापार्जन कर सके और उसको खर्च कर सके, है ना। ये उसकी स्वतंत्रता होगी, ये उसका अपना लिबर्टी होगा। इसके लिए उसको अवसर मिलना चाहिए, इसके लिए उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और राजनीतिक न्याय, सभी लोगों को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। जितने भी लोग हैं वे सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं और वोट कर सकते हैं। हाँ, अब वोट करने का एक आयु तय कर दिया गया है कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये कहा जाता है कि भाई 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग में से वही लोग वोट करेंगे जिनके बाल पके हुए हैं, या वही लोग वोट करेंगे जो गोरे हैं। तो ये इस तरह का भेदभाव तो भारत में नहीं है। इसको कहते हैं, जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो इस तरह का भेदभाव को पढ़ते हैं, उसको कहते हैं विधायिनी वर्गीकरण। तो भारत में विधायिनी वर्गीकरण लागू नहीं है। भारत में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मतदान करने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, रंग, रूप का हो, वह वोट कर सकता है। और अगर चुनाव लड़ने की बात है तो लोकल बॉडीज में 21 वर्ष की मिनिमम एज है। लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष। कोई भी व्यक्ति, आप भी चाहें तो कैंडिडेट हो सकते हैं, हो जाइए, स्वतंत्रता है सबको। तो सबको ये न्याय मिला हुआ है ना भारत में, कि भाई सभी लोग, जो भी व्यक्ति हैं वे सब लोग मतदान भी कर सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ समझिएगा कि जैसे देखा जा रहा था कि भाई महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है, तो देखो बिहार की सरकार ने लोकल बॉडीज में 50% वीमेन रिजर्वेशन देके राजनीतिक रूप से महिलाओं को एम्पावर किया, राजनीतिक रूप से महिलाओं को सशक्त किया, जो कि भारत में उनका प्रतिनिधित्व घट रहा था। आधी आबादी जिसको कहते हैं हम, है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन एक न्यायपूर्ण रिप्रेजेंटेशन नहीं था। नतीजा, सरकार ने एक बहुत ही प्रगतिशील कदम उठाते हुए उन सभी महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया। और आज आप जाके देखिए, समाज में क्रांतिकारी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, आलोचक इसकी भी आलोचना करते हैं कि उसके रोल कोई और निभाता है, वो खुद नहीं करती है। तो अरे ये सब एक सोशल चेंजेज होता है, ये एक दिन में नहीं होता है। अगर सारी महिलाओं, जो जीती हुई महिला है उसमें से अगर एक भी महिला स्वनिर्णय से कार्य कर रही है तो आरक्षण का मकसद सफल हो रहा है। क्योंकि भारत में जो स्थिति है, जो स्थिति थी, उससे निपटने में तो समय लगेगा ही लगेगा। कुल मिला के ये राजनीतिक न्याय ही उनको उपलब्ध कराया गया। उसको कहते हैं राजनीतिक लैंगिक न्याय, जो उनको आरक्षण देके लागू किया गया। राष्ट्रीय विधायिका में और राज्य स्तरीय विधायिका में भी महिलाओं के आरक्षण से संबंधित प्रपोजल अभी लंबित है, और जिस दिन वो पास हो जाएगा, संविधान में यह संशोधन हो जाएगा कि महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व होती हैं, उस दिन भारत में एक महत्वपूर्ण और एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। तो ये न्याय है, जो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा भारत के इस प्रस्तावना में की गई है, और यह उम्मीद किया गया है शासन से कि वो उपलब्ध कराएगा। ये सामाजिक न्याय के तहत भी आप देखिए, समाज में अस्पृश्यता को खत्म किया गया, समाज में जाति भेद को खत्म करने की बात की जा रही है। आर्थिक न्याय के तहत सब लोगों को समान अवसर दिया जा रहा है धनोपार्जन का। तो जो लोग पिछड़े हुए थे, जो इस मुख्य धारा से नहीं जुड़े थे, वैसे लोगों को इस मुख्य धारा से जोड़ा जाए, वे इस विकास प्रक्रिया से जुड़े। इसके लिए उनको रिजर्वेशन जैसी चीजें दी गई, ताकि वे भी इस मुख्य धारा से जुड़कर और अपने अंतरतम का, अपने सर्वांगीण का विकास कर सकें।
तो ये शासन का उद्देश्य है, जो शासन धीरे धीरे अपने कार्य में लगा हुआ है और उन उद्देश्यों की प्राप्ति में वह प्रयासरत है। तो ये एक पहला उद्देश्य के बारे में मैंने आपके साथ बात किया है। एक दूसरा उद्देश्य भी है और वह है स्वतंत्रता। अगर आप स्वतंत्रता के बारे में बात करिए तो देखिए स्वतंत्रता में क्या क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, है ना। विचार, थॉट, कोई भी मुद्दे पे हम अपना विचार बना सकते हैं, हम अपना ओपिनियन बना सकते हैं, है ना। आज जो भी मेरा ओपिनियन है, जो भी मेरा विचार है, उस विचार को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। आज एक बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि आज देखिए कि इंटरनेट और सोशल मीडिया को आजकल लोकतंत्र का 5वां स्तंभ कहा जा रहा है ना। जो 5th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी के नाम से जाना जा रहा है इस सोशल मीडिया को, मोबाइल युग को, है ना। तो आज जो भी विचार हम अपना करते हैं, उस विचार को क्या कर देते हैं? एक्सप्रेस कर, तुरंत टाइप कर देते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, है ना। और उसका एक्सपेंशन हो जाता है, वो दूर दूर तक, लाखों करोड़ों लोगों तक वो पहुंच जाता है ना। तो विचार और उसकी अभिव्यक्ति का अधिकार है हमें। जो कुछ भी हम सोचें, जो कुछ भी हमारा ओपिनियन हो, उस ओपिनियन को हम जिस माध्यम से चाहें क्या कर सकें? एक्सप्रेस कर सकें, है ना। उसको लोगों के सामने ला सकें। अब इस एक्सप्रेशन का मीडियम अलग अलग हो सकता है, उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं वक्ता हूं तो मैं बोलकर अपना एक्सप्रेशन बाहर निकालूंगा। कोई लेखक है तो लिखकर बाहर निकालेगा, कोई कहानीकार है तो कहानी के माध्यम से बाहर निकालेगा, कोई स्तंभकार है तो स्तंभ लिख के बाहर निकालेगा, है ना। कोई कार्टूनिस्ट है तो कार्टून बना के वो अपने एक्सप्रेशन को बाहर निकालेगा। तो कोई कलाकार है तो कला के माध्यम से, है ना। कोई मूर्तिकार है तो अपने मूर्ति के माध्यम से, है ना, वो अपने एक्सप्रेशन को बाहर निकालता है। तो ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना। हम किसी भी धर्म पंथ में विश्वास करेंगे और जिस धर्म और पंथ में विश्वास करेंगे उस विश्वास के अनुरूप हम आचरण करेंगे, उसकी उपासना की पद्धति को अपनाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि हर धर्म की उपासना की पद्धति जो है वो अलग अलग होती है। तो जो धर्म की उपासना की पद्धति अलग अलग है, धर्म के उपासना के जब तरीके अलग अलग हैं, तो हम जिस पद्धति को अपनाएंगे उसी पद्धति के अनुसार न व्यवहार करेंगे। तो ये हमारी उपासना की बात हो गई। देखो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि भाई ये जनता का शासन है और लोकतंत्र तभी सफल होगा जब अधिकतम जन भागीदारी होगी। और इसीलिए आप देखते होंगे कि समय समय पर सरकारें, निर्वाचन आयोग अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करता है ना, मतदान करने के लिए कहता है। तो अधिकतम जन भागीदारी ये प्राइमरी कंडीशन है डेमोक्रेसी के सक्सेस होने का, डेमोक्रेसी के सफलता का। तो यानी ये जन भागीदारी का क्या मतलब है? यहां एक सामान्य अर्थ में लोग इसको क्या समझ लेता है कि वोट कर देना यही जन भागीदारी है। नहीं भाई, वोट कर देना वो तो उसका एक आंशिक भाग है, वो तो उसका एक छोटा सा भाग है। वोट कर देना ही केवल जन भागीदारी नहीं है, बल्कि सदैव सरकार की गतिविधियों से जुड़े रहना, यह है जन भागीदारी। जैसे आप देखिए,
आपको कई सारा प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप सरकार के साथ इंटरेक्ट करें, जैसे mygov.in, मन की बात। भारत की सरकार ने आपको कई ऐसे प्लेटफॉर्म दिए हैं जिस प्लेटफॉर्म पे जाके आप सरकार के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप सरकार के साथ अंतरक्रिया कर सकते हैं, अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। और लोकतंत्र तभी सफल होगा जब जनता सदैव जागरूक हो, सदैव जनता सरकार की गतिविधियों में भाग ले, वो उसकी सकारात्मक और नकारात्मक बातों को सरकार के सामने रखे, तभी लोकतंत्र की सफलता तय होगी। और यह तभी संभव है जब जनता खुलकर अपनी बातें लोगों के, सरकार के सामने रख पाएगी, जब उसको ये सारी चीजें दी जाए, है ना, उसको ये सारे अधिकार दिए जाएं कि उसको विचार की स्वतंत्रता हो, उसको यानी अपना थॉट ओपिनियन बनाने की लिबर्टी मिले, और जिस ओपिनियन को वह बनाए उस ओपिनियन को विधरक उसको लोगों के सामने ला सके, है ना। तो आप इसको जब फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे तो वहां पे और इसको डिटेल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस स्वतंत्रता के अधिकार को। लेकिन यह स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र की सफलता से जुड़ा हुआ है ना। और शासन के उद्देश्य में एक तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष, अगर आप देखिएगा तो वह है समता। वह है तीसरा है समता। दो प्रकार के समता की बात करी गई है, एक प्रतिष्ठा यानी स्टेटस और दूसरा अवसर यानी अपॉर्चुनिटी, है ना। प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा का मतलब वही है कि समाज में सभी लोगों को एक समान और समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, सब लोगों को प्रतिष्ठापूर्ण वातावरण मिले, किसी की डिग्निटी को चोट न पहुंचे और सब लोग अपना बेहतर तरीके से अपने प्रतिष्ठा के साथ, अपने स्टेटस के साथ अपना जीवन यापन करें। और अवसर, अवसर का मतलब है कि सबको कार्य करने के समान अवसर मिले, है ना, ताकि वह अपनी योग्यता और क्षमता का प्रदर्शन कर सके और इस राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में अपनी उस योग्यता और क्षमता का एक निस्वार्थ आहुति दे सके, है ना। तो ये एक समान अवसर देने की बात सभी लोगों को इसमें की गई है ना। तो ये शासन के तीन उद्देश्य हुए। चौथा भी आप देख सकते हैं, बंधुता। बंधुता का क्या मतलब है? भाईचारा। जब भारत आजाद हुआ उस समय इस देश में जो वातावरण था वो काफी कुटिल वातावरण था, काफी जटिल वातावरण था, काफी अशांत और काफी दंगामय वातावरण था, जिसमें नागरिकों का विकास असंभव था। और जब नागरिकों का विकास असंभव था तो राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है? क्योंकि नागरिकों के विकास से ही तो इस राष्ट्र का विकास निर्धारित होता है। तो चूंकि नागरिक ही विकसित नहीं होंगे तो राष्ट्र कैसे विकसित होगा? तो बंधुता इसीलिए उस समय शामिल किया गया हमारे संविधान में कि भाई सभी लोगों के बीच इस भाईचारे को बढ़ाया जाए। और भारत तो वैदिक काल से एक चीज पे भरोसा करता आया है कि वसुधैव कुटुंबकम, है ना, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव का क्या मतलब है कि पूरी वसुंधरा, पूरी पृथ्वी, पूरी वसुधा ही हमारी क्या है? कुटुंब है, यानी हमारा परिवार है। हम ये शुरू से मानते आए हैं, यानी हम इस पूरी वसुंधरा को अपना परिवार मानते हैं, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। यानी हमारे लिए ये बंधुत्व कोई नया शब्द नहीं है। हम वैदिक काल से, सनातन समयों से इस विचारधारा का प्रतिपादन कर रहे हैं और उसका परिपालन भी कर रहे हैं। तो भारत ने अपने उस
पुरानी विचारधारा को, अपने उस परंपरा को संविधान में जगह दिया कि भाई जो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी अवधारणा है कि हम पूरे परिवार, पूरे वसुंधरा को अपना परिवार मानेंगे, यह बंधुता को हमने स्वीकार किया और सब लोग एक दूसरे के भाई बहन बंधु हैं और सब लोग एक दूसरे के विकास में सहायक होंगे। मैंने बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि बंधुता के दो पक्ष हैं, एक है व्यक्ति की गरिमा और दूसरा है राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता, है ना। तो व्यक्ति की गरिमा यानी जब हम एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहेंगे, हम आपका आदर करेंगे, हम आपके साथ स्नेह करेंगे, आप हमारा आदर करेंगे, आप हमारे से स्नेह करेंगे, तो फिर विरोध कहां, फिर मतभेद कहां, फिर मनभेद कहां। तो जब मतभेद और मनभेद खत्म, तो जब एक दूसरे की गरिमा का ख्याल रखेंगे, दूसरे की प्रतिष्ठा का ख्याल रखेंगे, दूसरे के हम मर्यादा का ख्याल रखेंगे, तो स्वाभाविक बात है न झगड़ा होगा, न झंझट होगा, न लड़ाई होगी और हम एक दूसरे के साथ प्रेम और व्यवहार के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव रखेंगे तो उससे हमारी एकता का विकास होगा, हमारे अंदर एकता बढ़ेगी और जब हम एकतामय होंगे तो देश की एकता बढ़ेगी और जब देश में एकता का निर्माण होगा तो देश की अखंडता को स्वयं मजबूती मिल जाएगी, देश की अखंडता अपने आप निर्मित हो जाएगी, है ना। तो ये शासन का उद्देश्य है जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ करी है। तो ये तीन प्रमुख जानकारी हमें प्रस्तावना से मिलती है। एक चौथी जानकारी की भी चर्चा मैं आपके साथ करता हूं। चलिए, चौथी जो जानकारी है वो मूल रूप से बहुत आसान है। ये संविधान के लागू होने की तिथि, है ना। संविधान के लागू होने की तिथि, तो जो संविधान के लागू होने की तिथि के बारे में ये व्याख्या कर रहा है, देखिएगा। तो देखिए हमारे उसमें लिखा हुआ है प्रस्तावना में कि भाई 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ये ठीक बात है कि इस दिन भारतीय संविधान का आंशिक कार्यान्वयन हुआ था, आंशिक रूप से भारत का संविधान लागू हुआ था और यही वजह है कि 2015 से इस 26 नवंबर को, है ना, 2015 से इस 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है ना। 2015 से इस बात की घोषणा हुई है और 2015 से प्रत्येक वर्ष ये संविधान दिवस मनाया जा रहा है, वो 26 नवंबर को, है ना। तो ये हमारे प्रस्तावना से मिलने वाली मुख्य जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अब प्रस्तावना में जो चीजें हैं वो ये है कि भाई प्रस्तावना के विभिन्न शब्दावलियों की व्याख्या है ना। जैसे मैंने लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभुता की व्याख्या, समाजवाद क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, इन सब चीजों की व्याख्या है ना। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए प्रस्तावना में इतना ही। ये प्रस्तावना का पहला पार्ट रहा। पार्ट 2 प्रस्तावना जो मैं करके ले आऊंगा उसमें आपको उन सारे शब्दावलियों की व्याख्या कर लेंगे, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही।